बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो हम पास पेपर हल कर रहे हैं, लेकिन बीच में ये लिमिटेशन एक्ट का क्वेश्चन इस तरह से आ गया कि यही हमारा पास क्वेश्चन है। ठीक है, जो हमने करना है, तो मैंने कहा क्यों ना लिमिटेशन एक्ट का लेक्चर भी रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि वो करना था। और सेक्शन 5 तक तो लेक्चर में ख्याल ऑलरेडी हैं, तो फिर उसके बाद जो है वो मैं जो अगला लेक्चर वो पास क्वेश्चन के हवाले से रिकॉर्ड कर लूँगा, तो उसमें इस क्वेश्चन की आपको जो है वो प्रेजेंटेशन भी जो है वो मैं दिखा दूँगा। अच्छा जी, सेक्शन 9 के बारे में उसने जो है वो क्वेश्चन जो है वो किया है, और वो कहता है जी कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम। कह रहा है जी वेयर वंस टाइम हैज बिगन टू रन नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी आर इनएबिलिटी टू सू स्टॉप इट। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और मैं आपको इस पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो आपको वो बताऊंगा, हाँ एग्जाम्पल सुनाऊंगा। अच्छा, याद है जब हमने वो किया था जब लिमिटेशन एक्ट के सोर्सेज हमने तय किए थे, तो मैंने आपको कहा था कि बच्चों एक सोर्सेज में मैंने एक उनकी फजल करीम साहब की बुक का भी हवाला दिया था। मैंने कहा इसको ज़रूर जर्नली पढ़ना चाहिए ना। तो आज मैंने लिमिटेशन एक्ट जो है वो ये क्वेश्चन तैयार करने से पहले उसको मैंने पढ़ा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अगर आपको कोई बात कहता हूँ ना, तो उसकी अहमियत कितनी ज़्यादा उसकी अहमियत होती है आप लोगों के लिए ना। ये देखें, ये एक्सेस टू जस्टिस है, ये भी मैं आपके साथ ना इधर लिंक में शेयर कर दूंगा लिमिटेशन एक्ट का ना। तो ये मैंने बुक तो आपको ये देखिए, लिमिटेशन एक्ट का सारे कंसेप्चुअल, आप इतना ही पढ़ लो ना, तो यही आपकी तैयारी है। लेकिन मैं जो चीज़ बताने चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे ना मैंने इसको सेक्शन 9 को पढ़ा। ठीक है, ये देखिए, व्हेन टाइम स्टार्ट्स, ठीक है, देयर इज नो स्टॉपिंग इट। ठीक है, द जनरल प्रिंसिपल एज इन सेक्शन 9 ऑफ लिमिटेड इज दैट वेयर वंस टाइम हैज बिगन टू रन नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी कैन सू टू स्टॉप इट। मुझे तो ऐसे लगता है वो पेपर भी इसी बुक में से बनाता है। अच्छा, फिर आगे वो कहता है डिसेबिलिटी इज वांट ऑफ लीगल क्वालिफिकेशन टू एक्ट, इनएबिलिटी इज द वांट ऑफ फिजिकल पावर टू एक्ट। देखिए कितना खूबसूरत उसने लिखा है, उसने डिसेबिलिटी और उसको इनएबिलिटी को डिफाइन किया है। ठीक है, एनी हाउ, और फिर आगे भी वो कुछ जो है वो कह रहा है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ बच्चों, कि अगर मैं आपको कुछ सोर्स बताता हूँ ना, तो उसकी बड़ी अहमियत होती है। ठीक है, अब ना हम अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं। ये जो प्रोवाइजो है ना, इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये प्रोवाइडेड दैट को, सिर्फ ये पहले वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके ऊपर आप फोकस करें। वी वंस टाइम हैज बिगन टू रन नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी टू इंस्टीट्यूट सूट और मेक एन एप्लीकेशन कैन स्टॉप इट। मैं आपको इसको वो नरेटिव फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, अगला लेक्चर जो होगा सॉल्विंग पास पेपर की सीरीज, उसमें मैं आपको ये क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करके भी दिखा दूंगा। लेकिन अभी मेरी बात सुनिएगा, अब मैं आपको ना कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, वो आप सुनिएगा क्या है। हुआ यूं के हुआ यूं कि एक शख्स ने एक दावा किया, ठीक है, और लेटर ऑन उसने जो है वो दावा जो है वो वापस ले लिया विद द परमिशन टू फाइल फ्रेश सूट। और उसके बाद उसने वो दावा दोबारा दायर किया कुछ अरसे के बाद, और जब उसने दायर किया तो दूसरी तरफ से ये बात आई कि सर ये दावा विद इन टाइम लिमिटेशन नहीं है, विद इन टाइम लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, अच्छा, वो जो प्लेंटिफ था उसने कहा जी विद इन लिमिटेशन है। तो फर्ज कर लें कि उस दावे की जो लिमिटेशन थी, फर्ज करें वो 3 साल थी। ठीक है, अच्छा, अब इस बंदे ने जो नया दावा किया था, फर्ज कर लें वो 3 साल 1 दिन बाद किया ना, 3 साल 1 दिन बाद। अब जब उससे पूछा बताओ ये टाइम बार्ड क्यों नहीं है, तो उसने कहा जी देखिए मैंने पहला दावा किया दायर, उसके बाद मैंने कोर्ट से फ्रेश परमिशन ले ली, और उसके 2 महीने बाद मैंने जो है ना ये नया दावा कर दिया। तो ये बीच वाले 2 महीने जो है ना जज साहब, ये अपना गिने,
तो जज साहब ने कहा नो। क्यों? जज साहब ने प्रिंसिपल अप्लाई किया, वेयर वंस टाइम हैज बिगन टू रन नो subsequent disability or inability to institute a suit or make an application can stop it। तो वो अब कोई एक्सक्यूज जो है वो नहीं ले सकता इस चीज का कि जनाब मैं वो जो है वो यानी जो मेरा पहले दावे की जो लिमिटेशन थी, जो मैंने फ्रेश की इजाजत ली थी, कोर्ट उसकी लिमिटेशन जो है उसको काउंट ना करे। नहीं, लिमिटेशन उसी तरह ही रन करेगी। ये मेरा ख्याल है आर्डर 23 है शायद, हाँ, और उसका रूल 3 है, उसमें भी ये बात लिखी हुई है कि लिमिटेशन जो है वो पहले दावे से ही रन करेगी क्योंकि उसका काज ऑफ एक्शन पहले का है। अब अगर वो बीच में दावा विड्रॉ कर लेता है या वो कुछ वक्फे के बाद दावा दायर करता है और कहता है जी बीच वाला टाइम आप इंक्लूड ना करें, ठीक है, उसको एक्सक्लूड कर दें, तो सेक्शन 9 के तहत ये जो काम है वो नहीं हो सकता। अच्छा, अगली एग्जांपल इससे भी इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ। उसमें एक शख्स ने ना 40 साल के बाद ना दावा किया किसी उसके बारे में, किसी डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे ना। तो जब उससे पूछा गया कि भाई तुम ये बताओ कि तुम 40 साल बाद क्यों आए हो, तो उसने कहा जी ये डॉक्यूमेंट गुम गया था ना मेरे से, तो ये वो वजह है मैं लेट आया हूँ। तो कोर्ट ने उसको कहा सॉरी, गुम गया था तो क्या हुआ, आप कोर्ट में आते, सेकेंडरी एविडेंस की इजाजत ले लेते, कोर्ट कोई हल निकालती, लेकिन आपका काज ऑफ एक्शन तो प्रूव हो गया था। और क्या आपने सेक्शन 9, वकील साहब से कहा सेक्शन 9 नहीं पढ़ा जो कहता है वेयर वंस टाइम हैज बिगन टू रन नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी टू इंस्टीट्यूट ए सूट फॉर मेक एन एप्लीकेशन कैन स्टॉप इट। तो फिर ये प्रिंसिपल वहां पे क्या हो गया, अप्लाई हो गया। अच्छा, एक केस और आया, उसमें जज साहब ने क्या किया कि जज साहब ने ये कह के टाइम एक्सक्लूड कर दिया कि जी ये सेक्शन 4 के तहत जब कोर्ट क्लोज हो, ठीक है, तो वो वाला टाइम जो है ना वो नहीं होता ना काउंट, तो लिहाजा मैं ये वाला टाइम बीच में से एक्सक्लूड करता हूँ। तो वो हाई कोर्ट ने कहा कि जज साहब ने शायद सेक्शन 4 सही तरह नहीं पढ़ा था। वो ये था कि अगर एक्सपायरी डेट के ऊपर कोर्ट क्लोज हो तो वेरी नेक्स्ट डे जो है वो दावा दायर हो सकता है। उसका मतलब ये नहीं था कि अगस्त की छुट्टियों का पूरा महीना ही, वेकेशन का पूरा महीना ही कोर्ट उसमें से एक्सक्लूड कर देगी। दोबारा बताता हूँ, जिस दिन लिमिटेशन खत्म हो रही है, अगर तो उस दिन कोर्ट क्लोज है तो जिस दिन कोर्ट खुलेगी उस दिन उसने दावा करना है, नहीं तो वो फारग है। लेकिन जहां पे यानी कोर्ट खुलने के बाद भी उसके पास टाइम था और फिर उसने आके कोर्ट में ये कहा कि जनाब वो 1 महीना छुट्टियों का भी निकाल दें, तो कोर्ट ने कहा नो, यहाँ पे अब सेक्शन 4 वाला प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, एक और मजे की आपको एग्जांपल सुनाता हूँ मैं आपको। वो ये है कि एक शख्स ने जो है वो ये दावा किया एक शख्स ने ये दावा किया, हाँ, उसने क्या किया कि जो है ना दावा किया रिकवरी का। तो कोर्ट ने कहा भाई तुम 4 साल बाद क्यों आए हो? उसने कहा जी इसका दावा चलता रहा था, इसने भी दावा किया हुआ था इसी प्रॉपर्टी का, तो मैंने कहा पहले इसका फैसला हो जाए फिर मैं करूंगा, तो अब जब इसका दावा खारिज हो गया तो मैं आया हूं। कोर्ट ने कहा घर जाओ। क्यों? क्योंकि वो जो उसका दावा था वो तुम्हारे दावे को बार तो नहीं करता था, ये तुम्हारी डिसेबिलिटी कह लो या इनएबिलिटी कह लो, इसको मैंने नहीं देखना, इसको मैंने नहीं देखना। तो कोर्ट ने उसको जो है वो रिलीफ जो है वो नहीं दिया। तो ये है बच्चों, वेयर वंस टाइम हैज बिगन टू रन नो सबसीक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन कैन स्टॉप इट। लोग ज़्यादातर एग्जांपल ये देते हैं कि जी फर्ज कर ले वो माइनॉरिटी में था तो वो माइनॉरिटी से निकला तो मेजर हो गया, अब उसका 1 साल हुआ ही था तो वो इंसेन हो गया, अब उसका टाइम रन कर रहा है। ठीक है, स्ट्रिक्टो सेंस की एप्लीकेशन अप्लाई होगी, लेकिन मैं इस एप्लीकेशन को लाइक नहीं करता क्योंकि ये एग्जांपल, सॉरी इस एग्जांपल को, क्योंकि ये मेरे माइंड को अपील नहीं करती कि ये उस बंदे को जो है वो क्या कहते हैं कि ये इसमें उसका क्या कसूर है अगर वो इंसेन हो गया। एनी हाउ, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी हैं, जो एग्जांपल मैंने लास्ट में बोली है मैं लाइक नहीं करता, आप वो भी लिख सकते हैं
वो भी ठीक है, वो कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा बच्चों, अब एक रह गया वो एग्जाम्पल, वो ज़रा मैं आपको बताऊं, सबसे पहले देखिए, आपको बताना है। अब मैं प्रोवाइजो की तरफ जाने लगा हूँ। किसकी तरफ? प्रोवाइजो की तरफ। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? देखिए, जब एक शख्स इंटेस्टेट मर जाए, किसमें? इंटेस्टेट का मतलब ये है कि अपनी प्रॉपर्टी के बारे में उसने कोई विल नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, कोई उसकी मैनेजमेंट नहीं की, मर गया है, और अब उसकी प्रॉपर्टी की कोई केयर करने वाला भी नहीं है। उसकी प्रॉपर्टी की कोई केयर करने वाला भी नहीं है, कोई नहीं है उसकी प्रॉपर्टी का ना, वो। तो उस सूरत में कोई भी शख्स अदालत में आएगा और वो आके कहेगा, जज साहब ये बंदा मर गया है, ठीक है, तो मुझे जो है, या किसी को इसका मैनेजर मुकर्रर करें, ताकि मैं इसकी प्रॉपर्टी की देखभाल कर सकूं और उस प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकूं। और यूजुअली बच्चों, मैं आपको बताऊं, जब एक शख्स ऐसे मरता है ना, तो वो जो क्रेडिटर जिसने उसको उधार दिया होता है, डेट दिया होता है, वो अदालत में आके कहता है कि जैसा मुझे ना फौरन जो है वो क्या कहते हैं इसको, जो है वो मुझे इसकी प्रॉपर्टी का वो एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करें, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेरी हक में जारी करें। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर को ये होता है कि मैंने अपने पैसे भी तो इसकी प्रॉपर्टी में से कवर करने हैं ना, चाहे उसके मीन्स प्रॉफिट में किसी तरीके से भी। तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की आपको समझ आ गई? फिर दोबारा बता रहा हूँ, जब कोई शख्स मर जाता है और उसकी प्रॉपर्टी का कोई वो वाली वारस नहीं होता, तो कोर्ट से एक ऑर्डर लिया जाता है कि जनाब मुझे इसकी प्रॉपर्टी जो है उसको एडमिनिस्टर करने की इजाज़त दी जाए। उसको कहते हैं लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अच्छा, अब मैं वो प्रोवाइजो पढ़ता हूँ और फिर मैं 2 मिनट में उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो इसकी एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन है जनरल रूल की। अच्छा जी, कहता प्रोवाइडेड दैट वेयर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू स्टेट ऑफ अ क्रेडिटर हैव बीन ग्रांटेड, अच्छा जी, टू हिज डेटर द रनिंग ऑफ द टाइम प्रिस्क्राइब फॉर अ सूट टू रिकवर द डेट shall suspended while the administration continues। अच्छा, मैं आपको इसको एक एग्जांपल, ए ए क्रेडिटर है, उससे उधार लिया है किसने? बी ने, ठीक है। बी बी उसका मकरूज है, किसका? ए का। अब ए की प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। अब जो ए है जिसने पैसे लेने थे, वो मर गया, क्रेडिटर मर गया, ठीक है। अब उसकी जो प्रॉपर्टी थी, आ, आ, उसकी देखभाल कोई नहीं कर रहा था, तो कोर्ट ने क्या किया कि उसने ना वो जो डेटर था ना, डेटर, उसी को उसका एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया उसकी प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो अब ये कहा गया कि जब तक वो उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करेगा, वो वाला पीरियड जो है, वो जो मरने वाले के वारसान ने उसके खिलाफ कोई दावा करना होगा, किसका? रिकवरी ऑफ डेट का, वो पीरियड उसमें काउंट नहीं होगा। मेरे समझ आ गई आपको? दोबारा बताऊं, ए के बच्चे भी हैं, ठीक है ना। ए ने पैसे लेने थे बी से, ठीक है। बच्चे नहीं, या उसके कोई वारस समझ लें आप, या बच्चे नाबालगान समझ लेना जो उसकी प्रॉपर्टी को नहीं संभाल सकते। अच्छा, ए जो क्रेडिटर था उसने बी से पैसे लेने थे, ए मर गया, और जो है ए की प्रॉपर्टी की कोई देखभाल करने वाला नहीं था। बी ने अदालत से कहा, या अदालत ने खुद ही बी को कहा, जो डेटर था, कि भाई तुम इसकी प्रॉपर्टी की देखभाल करो। अब जितने अरसे के लिए वो देखभाल करेगा, वो उतने अरसे के, वो अरसा जो है, वो जो उससे डेट लेना है, एक डेट की रिकवरी का कितना टाइम होता है बच्चों? मेरा ख्याल 1 साल या 3 साल होता है, 3 साल होता है शायद, ठीक है। तो ये 3 साल में वो जो पीरियड उसने वहां एडमिनिस्टर किया होगा उसकी प्रॉपर्टी को, वो काउंट नहीं होगा। अब मैं एक दफा पढ़ देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। Where once time has begun to run
नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी आर इनएबिलिटी टू सू स्टॉप इट, ये मैं बता चुका हूँ। प्रोवाइडेड दैट वे लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द स्टेट ऑफ क्रेडिटर हैव बीन ग्रांटेड टू हिज डेटर, द रनिंग ऑफ द टाइम प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ सूट टू रिकवर द डेट शैल बी सस्पेंडेड व्हाइल द एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू। तो ये बेसिकली जनरल रूल की एक क्या थी, एक एक्सेप्शन थी। अब बच्चों आखिरी बात, जब मैं लैपटॉप के ऊपर बैठा और मैंने ये सोचा कि मैंने आपको पढ़ाना है, तो मैंने क्या किया, ये मैं आपको चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप खुद बड़े हो जाओ, आप खुद ये काम किया करो, आपको किसी सर बाबर की ज़रूरत ना हो। तो मैंने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये किया कि मैं सबसे पहले तो मैंने कहा कि मैं ज़रा ना वो क्या कहते हैं, यूट्यूब पे जाके सर्च करता हूँ ना। मैं यूट्यूब पे आ गया। यहाँ पे खैर मेरे अपने भी लेक्चर थे। मैंने यहाँ आके लिखा कि लिमिटेशन एक्ट, मैं एक मिनट, यहाँ पे आया मैं, यहाँ मैंने लिखा लिमिटेशन एक्ट और सेक्शन 9, ये मैंने लिख दिया। अभी मैं लिखता ही गया तो इतने लोग मुझे पढ़ाने के लिए आ गए। सेक्शन 9 मैंने 2-4 को सुना बड़े सब्र से, उनकी वो बातें जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो भी मैंने सुनी। उसके बाद ना मेरी फिर भी तसल्ली ना हुई, मेरा कंसेप्ट बड़ा क्लियर हो गया, लेकिन मैंने देखा कि कुछ लोग ना मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहे। उसके बाद मेरे पास ना वो थी वेबसाइट, तो मैं आ गया लास्ट साइट के ऊपर और यहाँ पे आके ना मैंने लिखा एक तो मैंने लिखा लिमिटेशन और मैंने कीवर्ड लिखने था इनएबिलिटी और डिसएबिलिटी, एबिलिटी, ये मैंने लिखा और मैंने इसको सर्च किया। ठीक है, ओहो मैंने लिखा लिमिटेशन और डिसएबिलिटी और इनएबिलिटी, ये लिख के तो मैंने सर्च किया। ओहो क्या हो गया, लिमिट डिसएबी, अच्छा जब मैंने किया ना तो बच्चों इतने सारे वो केस लॉज वगैरह आ गए ना मेरे सामने। अच्छा तो मैंने उनको पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है उनको मैंने पढ़ा। ठीक है, और मैंने अपना कॉन्सेप्ट जो है ना उसके ऊपर क्या किया, क्लियर किया। ठीक है, और उसके अलावा वो मैंने पढ़ा था एक्सेस टू जस्टिस, एक्सेस टू जस्टिस मैंने पढ़ा हुआ था। तो मैं फौरन जो है मैंने वो बुक भी थी मेरे पास एक्सेस टू जस्टिस वाली, वहाँ पे आया मैंने लिमिटेशन का खोला पीरियड और चैप्टर खोला, उसको भी मैंने एक नज़र, ये मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सरसाइज है ना 1 घंटा की और उसके बाद मेरा कंसेप्ट उसके ऊपर जो है ना वो 100% क्लियर हो गया। तो बच्चों आप भी ऐसे कर सकते हैं, आप लिमिटेशन एक्ट के बाकी क्वेश्चन इस तरह कर सकते हैं। तो अब मैं अगला जो लेक्चर शेयर करूंगा उसमें मैं इसको ज़रा उस फॉर्म में अटेम्प्ट करूंगा, वो क्या कहते हैं पास्ट क्वेश्चन, और होगा यही लेक्चर। तो मैं आपको ज़रा लिख के भी दिखाऊंगा प्रेजेंटेशन के हवाले से इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।